मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कानपुर में। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 16, जो कि भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता का प्रावधान करता है। और उस अनुच्छेद 16 के अंतर्गत से बहुत सारे वाद निकल के आते हैं, उनके संबंध में भी आज हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा वैसे भी अनुच्छेद 16 संपूर्ण व्याख्या सहित। ठीक है, चलिए करते हैं बात मित्रों। अनुच्छेद 16 की अगर बात करें मित्रों, तो सबसे पहले अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 देखते हैं। तो क्या कहता है ये? राज्य लोक नियोजन के क्षेत्र में, राज्य की बात हो रही है, और राज्य लोक नियोजन यानी कि जो जनता है, समाज है, उसको व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है, उसमें भेदभाव की स्थिति ना रहे, ऊंच नीच का भाव ना रहे, ठीक है, उन्हें संतुलित करने के लिए राज्य किसी भी नागरिक को अवसर की समानता क्या प्रदान करता है? अवसर की समानता प्रदान करता है या करेगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 का है। राज्य लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता प्रदान करेगा। अब बात करें अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 की, तो ये कहता है कि राज्य के अधीन रहते हुए लोक नियोजन में नागरिकों के बीच धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, वंशक्रम, ठीक है, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि राज्य सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर प्रदान करेगा, और वो समान अवसर जो नागरिकों को दिए जाएंगे उनके संदर्भ में अगर देखें तो किसी भी नागरिक के साथ जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश और वंशक्रम तथा जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि समाज के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक समुदाय के लिए, ठीक है, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। राज्य उन अवसरों को प्रदान करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा नागरिकों के साथ। ऐसा लिखा है अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 में। फिर से देखें क्या कह रहा है? राज्य के अधीन लोक नियोजन में नागरिकों के बीच धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, वंशक्रम, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यानी भेदभाव की समाप्ति है, अवसर की समानता में भेदभाव की समाप्ति। ये अनुच्छेद कौन सा है? 16 क्लॉज 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 क्लॉज 3 की। तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान है, कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर निवास स्थान के किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। जैसे कि कुछ राज्य हैं, अगर हम बात करें त्रिपुरा है, मिजोरम है, या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे कुछ राज्य हैं, उनको विशेष राज्य के अंतर्गत वहाँ जो रोजगार की व्यवस्था है, रोजगार अगर देखा जाए तो उसी क्षेत्र के लोगों के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ शर्तें संसद द्वारा कानून बनाकर लगाई जा सकती है कि कुछ रोजगार ऐसे होंगे जो कि स्थान विशेष के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की शर्त कौन लगा सकती है? हमारी संसद लगा सकती है। फिर से देख लो अनुच्छेद 16 क्लॉज 3 क्या कहता है? संसद कानून बनाकर, क्या बना करके? कानून बना करके निवास स्थान को, यानी कि जो लोग जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, ठीक है, निवास स्थान को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। जैसे अगर हम बात करें, हम राजस्थान के निवासी हैं, ठीक है, और राजस्थान सरकार के संदर्भ में अगर राजस्थान में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां बनती हैं तो हमारी संसद चाहे तो राजस्थान के जो रोजगार के साधन हैं, संसाधन हैं, उनके संबंध में चाहे तो वो निवास स्थान को आधार बना सकती है, यानी कि जो स्थान विशेष के लोग हैं उनके लिए ही रोजगार को आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ओके, चलो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) के। और ये अनुच्छेद 16(4) याद रखना है नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए, जैसे SC यानी कि अनुसूचित जाति,
अस्टी यानी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण दिया जा सकता है। कहने का मतलब सरकारी नौकरियों में राज्य के अधीन जो जितनी भी सेवाएं हैं उनमें चाहे तो सरकार पिछड़े वर्गों के लिए या फिर जैसे हम कह सकते हैं SC ST जैसे कुछ वर्ग हैं पिछड़े हुए, उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर क्या दे सकते हैं, आरक्षण दिया जा सकता है। तो ST SC के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 16 क्लोज 4 के अंतर्गत SC ST समुदाय के लिए राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं हैं, उनमें जनसंख्या के अनुपात में क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 16 क्लोज 4 में वर्णित जो भी पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, क्या है, पिछड़े वर्ग। अनुच्छेद 16 क्लोज 4 में वर्णित जो पिछड़े वर्गों की पहचान है उसके लिए देखिए, अब देखो ST ST के अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं जो पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो देखिए, पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास की पहचान के लिए 1953 में एक आयोग गठित किया गया था और उस आयोग का नाम था काका कालेलकर आयोग। क्या नाम था, काका कालेलकर आयोग। तो कई बार पूछा जाता है कि OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग या पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए प्रथम आयोग गठित किया गया तो 1953 में, और वो गठित किया गया था काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ये याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करें मित्रों तो आगे देखिए, ये जो काका कालेलकर आयोग आया गठित किया गया पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बाद देखिए 1979 में 1967 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में, BP मंडल की अध्यक्षता में, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, देखो 1980 को। तो याद रख लेना, पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए प्रथम आयोग तो कौन सा था, 1953 में गठित था, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया। और दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जो आयोग गठित किया गया था मित्रों, वो था आपका BP मंडल की अध्यक्षता में, ठीक है, गठित किया गया, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया। और इसने जो रिपोर्ट अपनी सौंपी सरकार को, वो कब सौंपी, 1980 में सौंपी, याद रख लेना। और उस समय ये भी याद रखना कि उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, यानी कि 1977 में आपको पता है भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और वो सरकार थी किसकी, जनता पार्टी की। और किसके नेतृत्व में बनी थी मित्रों, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी। किसके नेतृत्व में बनी थी भाई, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी, ठीक है, समझना यार ध्यान से। तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया, 1979 में गठित किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी। और उस समय जो सरकार काम कर रही थी वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार काम कर रही थी। तो जिस आयोग ने पाया कि OBC में यानी कि पिछड़े वर्गों में 3743 जातियां, सर्वे में पाया गया कि कितनी जातियां आती है इसके अंतर्गत, 3743 जातियां आती हैं, जो जातियों के समूह को क्या माना गया, OBC माना गया। अब इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC बराबर OBC माइनस सवर्ण और ST SC को घटा करके, तो ये सूत्र है इसका। 1989 में देखो भारत में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में क्या बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कब बनी, 1989 में। किसके नेतृत्व में बनी, वही देखो, याद रख लेना, BP सिंह कह सकते हो या विश्वनाथ प्रताप सिंह कह सकते हो, उनके नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। और ये जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, इसने देखिए 1990 में OBC के लिए क्या किया, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू कर दिया। तो याद रख लेना, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कब बनी थी, BP सिंह के नेतृत्व में 1990 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और उसके द्वारा यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के द्वारा 1990 में OBC के लिए सरकारी नौकरियों में यानी कि राज्य के अधीन सेवाओं में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई और इसे लागू कर दिया गया। अब मामला यहाँ आरक्षण से संबंधित है, तो बहुत सारे मुद्दे निकल कर आते हैं और उनके संबंध में हम कुछ चर्चा करेंगे। देखिए 1991 में
कांग्रेस सरकार किसके नेतृत्व में बनी है? पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सत्ता में आई और उसने ईबीसी के लिए यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास यानी आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ईबीसी को कितना परसेंट आरक्षण दिया? 10% आरक्षण दे दिया, जिससे आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर कितनी हो गई? 59.5% हो गई। और यहीं से विवाद खड़ा होता है आरक्षण के मामले में, क्योंकि देखिए इंदिरा साहनी केस आ गया 1992 में और इसमें जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया 27%, उस आरक्षण की व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय में क्या दी गई? चुनौती दी गई। ठीक है, उसमें कहा गया, उसके प्रमुख बिंदु हमें याद रखने हैं कि इंदिरा साहनी वाद जो 1992 में आया था उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए गए उसके प्रमुख बिंदु क्या थे, उनको हमें याद रखना है बारीकी से। हुआ ये कि 1991 में कांग्रेस सरकार किसके नेतृत्व में बनती है? पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बनती है और ये सरकार क्या करती है? ईबीसी को यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के आधार पर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे उनके आधार पर कितना आरक्षण दे देती है? 10% आरक्षण दे देती है, जिससे आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर कितनी हो जाती है? लगभग 60% यानी कि 59.5% हो जाती है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के इंदिरा साहनी केस बाद जो 1992 में आया, इस बाद में आरक्षण की व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय में क्या दी गई है? चुनौती दी गई है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, इस संदर्भ में हम बात करते हैं। तो पहला बिंदु था कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित अवसर की समानता के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि संविधान में क्या दे रखा है? लोक नियोजन के लिए अनुच्छेद 16 में राज्य अवसर की समानता प्रदान कर सकता है, यानी कि आरक्षण दे सकता है। ये कोई एक तरीके से ना तो संविधान के खिलाफ है और ना ही असंवैधानिक है। ठीक है, और ना ही ये समानता के अवसर की समानता के खिलाफ है। फिर भी क्योंकि वितरण मूलक न्याय के संबंध में भारत का संविधान आनुपातिक जो समानता है उसको स्वीकार करता है। आनुपातिक समानता का मतलब ये होता है कि जितने अनुपात में जितनी संख्या में लोग हैं, अगर उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व राजनीति में या फिर सरकारी नौकरियों में अगर नहीं मिलता है तो उस अनुपात में उनको आरक्षित सीटें रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो पहला प्रावधान इंदिरा साहनी वाद का पहला जो पॉइंट था वो ये था कि आरक्षण के हिसाब से अगर देखा जाए तो संविधान में जो वर्णित अवसर की समानता है वो आरक्षण व्यवस्था उसके खिलाफ नहीं है। और वितरण मूलक न्याय की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का संविधान आनुपातिक समानता को क्या करता है? स्वीकार करता है। यानी कहने का मतलब जो आरक्षण की व्यवस्था की गई उसे एक तरीके से वैध माना गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। दूसरा पॉइंट क्या है मित्रों? दूसरा बिंदु था इंदिरा साहनी वाद का कि जाति को आरक्षण का क्या बनाया जा सकता है? आधार बनाया जा सकता है। याद रखना, इंदिरा साहनी वाद में सर्वोच्च न्यायालय का जो महत्वपूर्ण दूसरा बिंदु था उसमें कहा गया कि जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। इन जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है? क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। कहने का मतलब आप सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर या फिर एजुकेशन की दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, परंतु इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर नहीं दिया जा सकता। क्योंकि संविधान निर्माता ये जानते थे कि कुछ जातियां जो थी वो हमेशा से ही एक तरीके से हाशिए की शिकार रही, जिन्हें एक तरीके से कभी ना तो पढ़ने लिखने का, समाज में कभी उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इनको अगर ऊपर लाना है, इनका विकास करना है, अगर समाज की मुख्य धारा से इनको जोड़ना है तो इनको सामाजिक दृष्टि से वो पिछड़े हुए थे, यानी कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़ेपन का मतलब है कि अन्य जातियों की बराबरी वो नहीं कर पा रहे थे, उनसे पिछड़े हुए थे। अन्य जाति जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हें हीन दृष्टि से देखते थे। तो समाज में क्या बनी रहे? समानता बनी रहे, लोग एक दूसरे का शोषण ना करें। इसी वजह से संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया कि उनको जातिगत आधार पर भी आरक्षण दिया जा सके, जिससे वो जातियां जो हीन समझी जाती थी उन्हें समाज में थोड़ा सा मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिल जाए। तो ऐसी बात थी। तो यहाँ पर दूसरा बिंदु यही था कि जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर जो पिछड़ापन माना गया है वो सामाजिक रूप से पिछड़ापन माना गया है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन नहीं माना गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, देखो, पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न हिस्से क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। भाई कुछ पिछड़ी जातियां ऐसी भी हैं जो साधन संपन्न हैं, जिनके पास बहुत सारे
संसाधन हैं वो अपना विकास कर सकते हैं। यानी कि क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर की बात अगर हम करें तो उनके लिए अगर देखा जाए तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रिमिलियर, ठीक है, क्रिमिलियर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये भी इसके अंतर्गत कहा गया। चौथा पॉइंट था आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 50% हो सकती है। उसे बढ़ाया जा सकता है परंतु केवल असाधारण परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है, परंतु असाधारण परिस्थितियों में। और वो असाधारण परिस्थितियां क्या हैं वो भी हम आगे चल करके बात करेंगे। जैसे कई बार भर्तियों में बैकलॉग होता है, भर्तियों में यानी कि पिछली भर्तियों में कुछ सीटें खाली रह जाती है तो उसे बैकलॉग के अंतर्गत रखते हैं। जब अगली भर्ती निकाली जाती है सरकारी तो उनमें उनको भर्तियों को अगर जोड़ दिया जाए तो आरक्षण की जो सीमाएं अगर बढ़ती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके के प्रावधान के बारे में भी हम देखेंगे। देखिए अगला पॉइंट है आरक्षण का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आरक्षण को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनीवाद में कह दिया, क्लियर कर दिया कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उसका पुनः क्या किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है। यानी कि न्यायपालिका द्वारा जो पहले आरक्षण के संबंध में जो भी निर्णय दिया गया है चाहे तो न्यायपालिका उसे बदल भी सकती है। 6 नंबर का जो पॉइंट था वो था पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब देखिए इंदिरा साहनीवाद में थोड़ा सा प्रतिबंध ये लगा दिया था कि पदोन्नति में यानी प्रमोशन में क्या नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए आरक्षण के संदर्भ में कुछ वर्तमान मुद्दे क्या है। भारतीय संविधान में देखो 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के तहत क्या किया गया, भारत के संविधान में एक अलग से खंड जोड़ा गया 16 क्लोज ए 4A, ये अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है। और इसके तहत प्रावधान क्या किया गया कि राज्य 80 को यानी शेड्यूल कास्ट यानी कि हम ये कह सकते हैं अनुसूचित जाति, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स या अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है। तो अब ये याद रखना इंदिरा साहनीवाद में तो सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका था, कैसे कि एसटी एससी या कोई भी वर्ग है उसे पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी 77वां संविधान संशोधन 1995 में करके अनुच्छेद 16 क्लोज 4A जोड़ करके प्रावधान कर दिया कि एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है, ये याद रखना। आगे चलें, आगे बात करते हैं। एक और संशोधन याद रख लेना और वो है 81वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके तहत देखो भारतीय संविधान में क्या जोड़ा है 16 क्लोज 4B। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा है 16 क्लोज 4B, याद रखना, जिसके तहत व्यवस्था की गई कि बैकलॉग की भर्ती यानी पिछली भर्तियों में खाली रही सीटें, बैकलॉग किसे कहते हैं, जो पिछली भर्तियों में सीटें खाली रह जाती है, इस संबंध में कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है। तो देखिए 81वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया, 81वें संविधान संशोधन में प्रावधान कर दिया कि अगर पिछली भर्तियों में कोई पद खाली रह जाते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें अगली भर्तियों में जोड़ करके निकाला जा सकता है। यानी कि बैकलॉग के हिसाब से अगर देखें तो आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाई जा सकती है। यह प्रावधान किया गया 81वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और इसके तहत जोड़ा गया, ये संविधान संशोधन 2000 में हुआ है भी याद रखना, 16 क्लोज 4B। इसके तहत प्रावधान है कि कुल आरक्षण की सीमा बैकलॉग की भर्तियों में 50% से क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है, याद रख लेना। अब एक और केस 2006 में दायर हुआ, किन के खिलाफ हुआ, एक तो 77वें संविधान संशोधन और एक 81वें संविधान संशोधन को एम नागराज केस में 2006 में सर्वोच्च न्यायालय में क्या दी गई है, चुनौती दी गई है। तो एम नागराज केस में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय रहा, क्या डिसीजन रहा, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लें। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देखिए एम नागराज केस में, इसने कहा कि एससी ने पदोन्नति में आरक्षण को सही ठहराया। एससी का मतलब सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पदोन्नति में आरक्षण दिया गया 77वें संविधान संशोधन के तहत, उसे क्या माना है, वैध माना है। और ये निर्धारित किया कि पदोन्नति में आरक्षण को लागू करते समय पिछड़ापन, एक तो पिछड़ापन को याद रखना, एक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व यानी कि जो राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसमें अगर
किसी ST SC जैसी जातियां हैं उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और उनकी एक प्रशासनिक दक्षता को, यानी कि उनका कार्य किस प्रकार का है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे, तब जाके उन्हें पदोन्नति में आरक्षण मिल सकेगा। इस तरीके का प्रावधान था। नागराज केस में न्यायालय ने यह भी निर्धारित कर दिया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय क्या होगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। तो नागराज केस में यह भी कहा गया कि जब भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा तो ST SC वर्ग में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाएगा। ठीक है, आरक्षण देते समय पदोन्नति में एक तो पिछड़ेपन को ध्यान रखा जाएगा, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को और प्रशासनिक दक्षता को, ये 3 चीज को ध्यान रखा जाएगा। देखिए अनुच्छेद 335 यानी कि 335 के अनुसार जब राज्य, ठीक है, इसमें देख लीजिए अनुच्छेद 335 में क्या लिखा है, 335 के अनुसार जब राज्य कमजोर वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान करेगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेगा कि इसमें प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं हो। ठीक है, कुछ नहीं है, अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि जब पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए तो राज्य ये ध्यान रखे कि उनकी जो प्रशासनिक दक्षता है, ठीक है, वो प्रभावित ना हो। भाई ST SC में जैसे कोई व्यक्ति है और उसी के साथ कोई जनरल का व्यक्ति है, अब दोनों समान रैंक पे हैं और दोनों को ही क्या देना है, प्रमोशन देना है, तो वहां सबसे पहले वरीयता देखी जाएगी कि जो प्रशासनिक दक्षता है, यानी कि उनका जो पीछे का फीडबैक देखा जाएगा, उनका कार्य किस प्रकार का रहा। अगर प्रशासनिक दक्षता में कोई जनरल का व्यक्ति उससे आगे है ST SC वर्ग से, तो प्रमोशन पहले उससे मिलेगा, ना कि ST SC वर्ग के व्यक्ति को। ठीक है, ये थोड़ा सा किसमें किया गया, अनुच्छेद 335 में। अब देखिए अगला एक केस देखते हैं अपन, और वो 2018 में एक और बाद है, ये भी याद रखना। वो बाद कौन सा, देखो जनरल सिंह केस 2018 में, और इसमें भी देखो पदोन्नति में आरक्षण पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सही ठहराया, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय राज्य द्वारा पिछड़ापन से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने की सीमा हटा दी। यानी कि जो पहले तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने थे, प्रशासनिक दक्षता के, पिछड़ेपन के, प्रतिनिधित्व के, वो सब जो सीमा पहले लगाई गई थी किसमें, M नागराज केस में, उनको कौन से केस में, जनरल सिंह केस 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस सीमा को क्या कर दिया, हटा दिया। अब किसी भी प्रकार की भी ST SC समुदाय को ना तो कोई प्रतिनिधित्व के संबंध में और ना ही पिछड़ेपन के संबंध में और ना ही प्रशासनिक दक्षता के संबंध में कोई तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। तो इसके द्वारा यही किया गया है, बस और कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, और अन्य सीमाएं तथा क्रिमिनल से संबंधित नागराज केस का निर्णय लागू रहा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 क्लोज 5 की। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि धार्मिक संस्था से संबंधित पद, यानी कि किसी धार्मिक संस्था में कोई पद निकाले जाते हैं, जैसे पुजारी का पद है या फिर कोई और अन्य कोई पद है, ठीक है, वो पद अगर निकाले जाते हैं तो उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए वो आरक्षित किए जा सकते हैं। किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी संस्था है तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ राज्य सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करे, ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ अगर संस्था चाहे तो अपने धर्म के लोगों को ही उन पदों के लिए अलाउ करे या ना करे, ये संस्था के ऊपर निर्भर करेगा, ना कि राज्य के कुछ नियम उस पर लागू होंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 16(5) क्या कहता है, फिर से देख लो, धार्मिक संस्था से संबंधित पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं, कोई पाबंदी इस पर नहीं है। अनुच्छेद 16 क्लोज 6 जो कि मूल संविधान में नहीं था और ये जोड़ा गया है आपके वही 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोदी सरकार के द्वारा। देखिए 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया है और इसमें प्रावधान है कि राज्य के अधीन नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में EWS के लिए यानी कि सवर्णों के लिए अधिकतम कितनी % सीटें, 10% सीटें आरक्षित की जा सकती है। कहने का मतलब जो जनरल में सवर्ण वर्ग जो आते थे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए मोदी सरकार ने भारतीय संविधान में संशोधन करके एक अनुच्छेद और जोड़ा है और वो है अनुच्छेद 16 क्लोज 6, जिसके तहत EWS सवर्ण वर्गों के लिए कितने % आरक्षण की व्यवस्था करता है, 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है।
और ये वर्तमान समूह को दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा। जो भी आरक्षण दिया हुआ है, जैसे ओबीसी अलग है, ओबीसी एसटी एससी, उनके अलावा उससे भारी आरक्षण दिया जाएगा, उनके अंदर से नहीं। और ये कौन तय करेगा? ये राज्य तय करेगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 60 को विस्तार पूर्वक समझा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है मित्रों तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्रों में शेयर जरूर कर देना। अगर आपको पीपीटी की जरूरत है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो। मित्रों, आपने जो समय मुझे दिया उसके लिए मैं आपके तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।